डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, maximum amount of a substance that dissolves in a specified amount of solvent. Specified amount of solvent at a given temperature. At a given temperature. Maximum amount of substance that dissolves in a specified amount of solvent में generally हम लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं। तो स्पेसिफाइड अमाउंट हो गया 100 ग्राम ऑफ वाटर, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और एट ए गिवन टेम्परेचर में नॉर्मली हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, दैट इज द गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन। तो कोई भी सब्सटेंस, सपोज यू आर टेकिंग शुगर, मान लो तुम शुगर ले रहे हो, तो 100 ग्राम अगर पानी लिया स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें मैक्सिमम जितना शुगर डिजॉल्व हो सकेगा उस अमाउंट का नाम है सॉल्युबिलिटी। सपोज करो 25 ग्राम शुगर अगर सॉल्व हुआ, डिजॉल्व हुआ, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इज 25 ग्राम। ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में, या सॉल्युबिलिटी जो चीज़ है, टर्म है, कहता है सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। किस नेचर का सॉल्यूट है, किस नेचर का सॉल्वेंट है, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, चलो सॉल्वेंट वाटर फिक्स कर दिया, सॉल्यूट अभी शुगर लिया था, उसके बदले अब हम सॉल्ट ले लें, सॉल्ट के बदले हम यूरिया ले लें, यूरिया के बदले ग्लूकोज ले लें। सॉल्यूट अगर चेंज करते जाएंगे तो 25 ही होगा बार बार, नॉट नेसेसरी, इट विल बी डिफरेंट। इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड किया, नंबर 1। नंबर 2, और दूसरी बात यह है कि सॉल्वेंट का भी अगर नेचर चेंज किया, हमने वाटर लिया था, 25 ग्राम शुगर घुल गया, अगर हम उसके बदले अगर हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे, नहीं घुलेगा। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इन एडिशन टू दिस टू फैक्टर्स, सॉल्युबिलिटी आल्सो गिवन टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी 25 ग्राम अगर रूम टेम्परेचर पर डिजॉल्व हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अब हम लोग जरा ये कंसीडर करें कि हाउ लेट अस कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ दीज फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स में नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर कैसे, consider the effect of these factors on this solubility of a substance, solubility पर कैसे ये प्रभाव डालता है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे solubility of a solid in a liquid solution, solubility of a solid in a liquid, फिर पढ़ेंगे solubility of a gas in a liquid। ये दो चीज़ हम लोग को पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। तो एक जैसा अभी हमने कहा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, हम लोग जानते हैं कि शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जैसे सब्सटेंसेस नहीं डिजॉल्व होंगे। ये ऑर्गेनिक यानी नॉन पोलर सॉलिड है। कौन? नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। उसके बारे में देखेंगे बाद में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे। तो सिमिलरली वही नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन नाम के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन शुगर और सॉल्ट नहीं डिजॉल्व होगा। साफ पता चलता है क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है। रूल है पोलर सब्सटेंस dissolves in polar solvent, dissolves in polar solvent। और non-polar substance dissolves in non-polar solvent, non-polar solvent। पोलर का सेंस यहाँ पर है the substances which are ionic by nature, whether it is ionic or their covalent bond will be polar। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो पोलर सब्सटेंस है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट।
और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर है, केरोसिन, डीजल, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट का, ये सब क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉन पोलर जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। इसके लिए कोटेशन है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसी तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। एक प्रोवर्ब है लाइक डिजॉल्व लाइक, अर्थात पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में, पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में। और ये जो सॉल्युबिलिटी का चक्कर है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, अगर ये सिमिलर होगा तभी डिजॉल्व होता है। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। अब जरा हम लोग चर्चा कर रहे थे सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। इसके लिए क्या करते हैं, whenever we add some solute in a solvent, जब हम लोग कोई सॉलिड सॉल्यूट किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम लोग ऐड करते हैं, तो सम ऑफ द सॉलिड या सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। और जब तक वो डिजॉल्व करना शुरू नहीं किया था, केवल सॉल्वेंट था, उसमें सॉल्यूट था ही नहीं। और जैसे हम लोग डाले और कुछ डिजॉल्व हो गया सॉल्यूट, इसका मतलब है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो गया। तो धीरे धीरे डालते जाएंगे, सॉल्यूट डिजॉल्व होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा। अच्छा हाँ, जब हम लोग सॉल्यूट डाल रहे थे और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होकर चला गया, वो लिक्विड फेज में हो गया, और सॉल्वेंट पार्टिकल की तरह वो भी मोशन में है। और जो सॉल्यूट अभी डिजॉल्व नहीं हो पाया है, वो सॉल्यूट है, सॉलिड पार्टिकल के रूप में सॉल्यूशन के अंदर है, बट वो डिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड सॉल्यूट है। तो जो पार्टिकल्स डिजॉल्व हो गया, वो पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड करेगा विद द सॉलिड पार्टिकल्स, यानी सॉलिड सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल जब वाटर में डिजॉल्व हो गया, तो प्रोसेस का नाम है डिजॉल्यूशन। और जो डिजॉल्व पार्टिकल्स अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल के साथ कोलाइड करके सॉल्यूशन से बाहर आ गया, उस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो शुरू में डिजॉल्यूशन प्रोसेस चलता जाता है, बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे डिजॉल्व्ड पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ता जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है। एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, व्हाट हैपेंस, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्यूशन और प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डिजॉल्यूशन और प्रोसेस ऑफ डिजॉल्यूशन, यानी रेट ऑफ डिजॉल्यूशन, रेट मतलब प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ डिजॉल्यूशन becomes equal to rate of crystallization, और इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, और जब ऐसा सिचुएशन आ गया कि जिस रेट से सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होकर लिक्विड फेज में जा रहा है, और डिजॉल्व किया हुआ सॉल्यूट पार्टिकल क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है, सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना गया हुआ उससे ज़्यादा उसके अमाउंट नहीं बढ़ने वाला है। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन कांस्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन हैज बिकम कांस्टेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में जाकर मिला, प्रोसेस का नाम हो गया डिजॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला हुआ एक दूसरे से मिला हुआ, उसमें से सॉल्यूट का अलग हो जाना क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसा सिचुएशन जब आ गया कि दोनों रेट जब इक्वल हो गया, इसका मतलब है सॉल्यूट जितना सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो चुका है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, और अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट एक खास टेम्परेचर पर नहीं ऐड हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, क्योंकि हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसका मतलब सॉल्यूट अब ज़्यादा डिजॉल्व हो ही नहीं सकता, तो सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तब तक कहलाता है जब तक उसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी ये प्रोसेस डिजॉल्यूशन का प्रोसेस शुरू किया, और बिगनिंग में वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ते जा रहा है सॉल्यूशन में, और जब रेट ऑफ
सॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब अटेन कर लिया तब समझो सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन गया, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तब इसका मतलब है कि मैक्सिमम सॉल्यूट जितना डिजॉल्व हो सकता था दैट मच हैज बीन डिजॉल्व, और जो अमाउंट डिजॉल्व हो गया उसी का तो नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अब क्या है, सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हम लोग। अच्छा, सिमिलर केस इज फाउंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ क्या कहते हैं गैस इन ए लिक्विड। तो अब हम लोग जरा देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ता है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन सॉल्युबिलिटी। तो जैसा कि हम लोग चर्चा की थी, सॉलिड जब लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व होकर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, नियरली सेचुरेटेड का मैंने अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया, अटेन करने वाला, उस समय अगर प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब दैट इज पॉजिटिव, अगर है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, प्रोसेस एंडोथर्मिक, प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंट यानी कि इनिशियल सब्सटेंसेस की एनर्जी कम है और जो तैयार होना है सॉल्यूशन जो तैयार होना है उसकी एनर्जी अधिक है, तब जाकर एंडोथर्मिक होगा। ऐसे केसेस में डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। Solubility increases on increasing the temperature, but if लेकिन इसका अगर ठीक उल्टा डेल्टा एच अगर निगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज इटसेल्फ बीइंग, हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। हीट अगर पहले से ही वहाँ से निकल रहा है तो ली से चलिएगा कि स्कूल कहता है अगर हीट निकल रहा है उससे, तब तो फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज on increasing the temperature. So this is the effect of temperature. Now let us discuss the effect of pressure. Effect of pressure on solubility. Effect of pressure on solubility. तो है कि no significant effect. No significant effect. On solubility of solid in a liquid। किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में सॉलिबिलिटी से रिलेटेड जब बात होती है तो कहता है कि प्रेशर बढ़ाने से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉलिड हो या लिक्विड हो इनकम्प्रेसिबल होता है। हम लोग प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर भी दें तो वो कंप्रेस नहीं होगा, और जब कंप्रेस नहीं होगा तो सॉलिबिलिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जरा हम चर्चा करें सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। क्लास दीजिएगा क्या हरिंदर जी? क्या थोड़ा देर में छोड़ देते हो 10-15 मिनट में? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो गैस की लिक्विड में भी सॉल्युबिलिटी नेचर पर डिपेंड करेगा, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस
dissolves to a small extent in water. ऑक्सीजन गैस बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक ही वाटर में डिजॉल्व होता है, और ऑक्सीजन का वाटर में डिजॉल्व होना फॉर द सस्टेनेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ बहुत जरूरी है। एक्वेटिक लाइफ तभी सर्वाइव करता है जब उसमें वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे तरफ देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है हाईली सोल्यूबल है वाटर में, हाईली सोल्यूबल है वाटर में। और ये जो गैसेस हैं, वेदर इट इज ऑक्सीजन और इट इज CO2 और इट इज HCl, व्हाटएवर इट इज, तो गैसेस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। तो जरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर हम लोग देखें तो जनरली कहा जाता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस increases on increasing temperature, on increasing the temperature, on increasing the pressure, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है गैस की। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक फिगर के जरिए इसको क्लियर करते हैं। सपोज करो कि इस लोअर पोर्शन में लिक्विड है, इसमें लोअर पार्ट कंटेन्स लिक्विड, दिस पार्ट कंटेन्स लिक्विड, ये लिक्विड है, लोअर पार्ट लिक्विड है, और ये जो अपर पार्ट है ये है गैस। ये अपर पार्ट जो है ये गैस, गैस गैस, ये अपर पार्ट गैस है, इसमें प्रेशर डाला हुआ है। So this is your gas, gas और वेपर्स, और वेपर्स, या गैस ही है, गैस, गैस है ऊपर वाला पार्ट। तो हम लोग पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, और मूविंग इन ऑल डायरेक्शन स्ट्राइक इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड को स्ट्राइक करेगा और ट्रैप होकर डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ द गैस विल डिजॉल्व इन द लिक्विड, ठीक है। अब क्या है, नाउ इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम लोग इसका प्रेशर इंक्रीज कर दें, गैस का प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर 3W करते हैं, W मैंने मान लो पहले 1 kg का प्रेशर था, 3 kg कर दिए, तो हम लोग स्वाभाविक है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स विल कम, गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होगा, क्योंकि हमने बहुत वजन बढ़ा दिया, गैस मॉलिक्यूल विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, और पर यूनिट वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। गैस मॉलिक्यूल जब कंप्रेस होकर नीचे आ गया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, देन हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द लिक्विड सरफेस इंक्रीजेज, सॉलिबिलिटी गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि भाई हमने ऊपर से क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ गए, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से स्ट्राइकिंग रेट बढ़ गया, और ज़्यादा स्ट्राइक किया जब लिक्विड के सरफेस पर, तो लिक्विड में ज़्यादा ट्रैप हुआ, लेकिन ज़्यादा ट्रैप हुआ तो सॉलिबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ाया, इंक्रीज किया, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। इस संबंध में सबसे पहले हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया सॉलिबिलिटी और प्रेशर के बीच, सॉलिबिलिटी और प्रेशर के बीच में, और उसको बोलते हैं हेनरीज का लॉ। हेनरीज का लॉ, हेनरीज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस में, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर से छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड प्रेशर ओनली, तो एक दूसरा पैरामीटर को चेंज नहीं करना है। कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस, solubility of a gas in a solvent, लेकिन solubility किसमें, in a solvent, किसी solvent में, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, solubility of a gas in a solvent, ये अंडरस्टूड है, is directly proportional to
to the partial pressure of the gas above the surface of the solution. Above the surface of the solution. Above the surface of the solution. यानी ये जो सॉल्यूशन था या सॉल्वेंट भी हो सकता है, सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन या सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इसलिए बन गया कि कुछ ना कुछ गैस तो डिजॉल्व हो गया, ना इट हैज बिकम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है, इसके ठीक ऊपर में, उसका कितना पार्शियल प्रेशर का टर्म तो तभी यूज होता है व्हेन देयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमने लिखा है चूंकि एक गैस की सॉल्युबिलिटी हो सकता है, उसमें अगर एयर का केस है तो हमको ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, नाइट्रोजन की, तो पार्शियल प्रेशर यूज करना पड़ेगा। किसकी कितनी सॉल्युबिलिटी, नाइट्रोजन की देखनी अलग से, उसके पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट होगा कि नाइट्रोजन कितना डिजॉल्व हुआ। ऑक्सीजन का देखना है तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट होगा। इफ इट इज एयर इट कंटेन्स सो मेनी गैसेस, तो हर गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करने के चक्कर में पार्शियल प्रेशर यूज किए। नहीं तो अगर कंफर्म होते कि सिंगल गैस है तो पार्शियल प्रेशर देने की जरूरत नहीं था, प्रेशर बोलने से काम चल जाएगा। तो ये हेनरी का लॉ इनिशियली दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। अब क्या है, कंटेम्पररी डाल्टन में था। डाल्टन ने भी लगभग इसी तरह की बात कही, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज अंतर था। डाल्टन, तो डाल्टन का लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ने क्या कहा, एकदम लगभग सिमिलर, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a solution या in a solvent, it is all the same, but उन्होंने solution टर्म यूज किया, इसने solvent यूज किया था। in a solvent, इन्हें कहा in a solution is directly proportional to is a function of partial pressure of the gas या pressure of the gas, partial pressure of the gas या pressure of the gas। इसका मतलब साफ है कि सॉल्युबिलिटी गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है, तभी तो फंक्शन कहलाता है। और फिर उसने कहा कि अगर हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करें मोल फ्रैक्शन के रूप, देखा जाए टर्म को गौर करो तो लगता है लॉ तो लगभग सेम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। उसने कहा इन द सॉल्वेंट, ये कहा इन द सॉल्यूशन, कहा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसने कहा फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। फिर उसने कहा इसका मतलब ये निकला, और थोड़ा सा मॉडिफाई उसने किया कि सॉल्युबिलिटी हम अगर मेजर करें, सॉल्युबिलिटी मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं भाई। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत तरीका है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज। तो कहता है अगर सॉल्युबिलिटी को मेजर करें मोल फ्रैक्शन के रूप में, तो डाल्टन का लॉ इस तरह का रूप ले लेता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मोल फ्रैक्शन solubility, mole fraction of a gas, तो in the vapor phase भी लिखा हो सकता है, is directly proportional to the mole fraction of a gas in a solution, is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन, जो गैस सॉल्यूशन में जिसको डिजॉल्व होना है वो प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सरफेस ऑफ द गैस, ये कहा डाल्टन ने। अब जब इसने ये कहा मोल फ्रैक्शन के रूप में, तो हेनरी का लॉ भी फिर मॉडिफाई हुआ, और हेनरी का लॉ जब मॉडिफाई हुआ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, जैसे इसने मोल फ्रैक्शन यूज किया तो इसने भी चाहा कि मोल फ्रैक्शन यूज करें। तो हेनरी का जो मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म है, बदला हुआ रूप मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसने कहा द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, गैस जो वेपर फेज में है यानी गैसियस फेज में है, वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the gas in the solution. To the mole fraction of the gas in the solution. To the mole fraction of the gas in the solution. Of the gas in the solution. Gas in the solution. और मैथमेटिकली दैट इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर को P से लिखे, मोल फ्रैक्शन को काई से लिखे, तो ये लॉ हो गया और P = KH इंटू काई हो गया। जहाँ पर कि ये जो KH है इसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज गैस कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। Now this KH value is a function of nature of the gas. फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस का मतलब KH का वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। डिफरेंट गैसेस के KH वैल्यू डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन प्रेशर अगर गिवन है और डिफरेंट गैसेस के अगर KH वैल्यू डिफरेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी डिफरेंट होंगे। इसका ये मोर होगा, मोर KH वैल्यू, सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन विल बी लेस। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी और जब घटेगी तो ये बढ़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से KH का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन और P के बीच में स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ? Application of Henry's law. Applications of Henry's law. हेनरीज लॉ का बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रियल लाइफ में, और सम बायो और इसका लॉ, दिस लॉ इज यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शंस आल्सो। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग को ये पता चल गया कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो अगर हम चाहेंगे कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज सम फ्लेवर एक्सेट्रा और इन ऑर्डर टू इनहांस द क्वालिटी, जो भी हो, और अगर हम चाहते हैं कि अगर मोर गैस शुड डिजॉल्व तो वी शुड इंक्रीज द प्रेशर। इसीलिए क्या कहा जाता है, हाई प्रेशर में बोतल को सील किया जाता है सो दैट कि CO2 गैस मोर डिजॉल्व हो, तो इंक्रीज द pressure of CO2 to increase the amount of CO2 gas in soda water. The bottle is sealed under high pressure. So this is one thing, एक application हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन है, स्कूबा डाइवर्स हैज टू कोप अप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द एयर इन द ब्लड अंडर वाटर। जब पानी की बहुत नीचे जाता है तो हाई प्रेशर के अंदर ही हैज़ टू इनहेल, उसको सांस लेना है, तो ब्लड में जो वो इनहेल करता है एयर को, उसमें गैस यानी एयर हाई कंसंट्रेशन में होता है, तो मोर एयर इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड एंड व्हेन दिस डाइवर कम्स आउट टू द सरफेस, जब सरफेस की ओर बाहर निकलता है, वाटर सरफेस की ओर, तो प्रेशर कम होने लगता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है तो डिजॉल्व्ड गैसेस, मोर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस कम्स आउट, or during that process it decreases the amount of gas dissolved in the blood, and during the coming out of the gas what happens, the capillaries are blocked or bubbles of gases or nitrogen are formed that blocks the capillary and that creates a medical situation, एक ऐसा situation बनाता है जिसको बेंड्स कहते हैं। और बेंड्स जो होता है वो पेनफुल होता है और कभी कभी तो हार्मफुल टू लाइफ भी होता है, पेनफुल एंड हार्मफुल टू लाइफ। तो मैं कहता है टू अवॉइड बेंड्स। अब ये देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेनरी का लॉ बता रहा था कि प्रेशर बढ़ेगा तो जो तुम सिलेंडर में एयर लेकर गए हो वो अधिक मात्रा में ब्लड में डिजॉल्व होगा, हाई प्रेशर अधिक डिजॉल्व होगा ब्लड, और जब ऊपर की ओर आओगे प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो जो डिजॉल्व एयर है वो बाहर आएगा, बबल्स बनेगा, तेजी से जब बनेगा तो, और बबल्स बनेगा तो नाइट्रोजन गैस जो है ब्लॉक करेगा कैपिलरी को और उससे बेंड होगा, बेंड पेनफुल है और लाइफ
लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाता है, मतलब डेथ भी हो सकता है। बेंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में जो एयर है, एयर इन सिलेंडर यूज, सिलेंडर में जो एयर यूज होता है इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम, उसमें हीलियम मिला दिया जाता है, हीलियम, जिसमें कि हीलियम का परसेंटेज होता है 11.7%, नाइट्रोजन हो जाता है 56.2% और ऑक्सीजन होता है 32.1%, जो इसे क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज डिक्रीज हो गया और इसे बेंड की स्थिति से खत्म हो सकती है। ये तो हुआ स्कूबा डाइवर्स जो अंडर वाटर यानी सी वाटर में बहुत नीचे जिसको जाना है उसके लिए। अब हाई एल्टीट्यूड्स में अगर पीपल अगर किसी को रहना है, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में रहना है, तो हाई एल्टीट्यूड्स में लेस ऑक्सीजन विल बी डिजॉल्व इन द ब्लड व्हेन यू इनहेल। हाई एल्टीट्यूड में जब तुम एयर को इनहेल करोगे तो कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा और ब्लड में और टिश्यूज में जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो पीपल विल हैव दी लेस कैपेसिटी टू थिंक, दे विल फील वीक। और उस तरह का जो कंडीशन है विल थिंक लेस क्लियरली, ज़्यादा बढ़िया से सोच नहीं पाएगा, कमज़ोर होगा और उस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया से सफ़र होगा हाई एल्टीट्यूड पर, एनोक्सिया से सफ़र होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर या एप्लीकेशन ऑफ क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। अब हमें जरा देखें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होने वाला है ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility of a gas, on the solubility of a gas, solubility of a gas in a liquid, in a liquid, in a liquid। तो हम लोग जैसा जानते हैं, जैसा अभी चर्चा की थी कि अगर गैस को जब वाटर के लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो गैस फेज का पार्टिकल्स लिक्विड फेज में जाता है और ये इस प्रोसेस को हम लोग जनरली कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन तुम्हें जानना पड़ेगा कि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि हाई एनर्जी का गैसियस मॉलिक्यूल लेस एनर्जी के लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी रिलीज एक्सोथर्मिक। और ली सेलेनिया का प्रिंसिपल हमें पता है कि एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक उस प्रोसेस का रेट अगर इंक्रीज करना हो तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में अगर चाहिए तो तुमको लो टेम्परेचर विल बी फेवरेबल, यानी इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। सो विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। और हम लोग हमारे बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बना के लाना है।